प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज हम पार्ट नंबर 77 लेकर के आए हैं। उसी सीरीज़ में जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़े थे, उसके आगे वाले क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खास महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो आप सबके लिए। और ये जो हम करवा रहे हैं पेपर, ये है 18/1/2021 का। इसको समाप्त होने के बाद अगला उठाएंगे। इसके बाद ऐसे करके हम आगे लगातार चलते रहेंगे। तो जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, पिछली वीडियोस में भी जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अगर चैनल पे दोस्तों अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यानी कि देखो, अगर वो चाल बतानी हमको, अगर वो क्या करता है 1/15 कम कर देता है, यानी कि पहले वो 15 की स्पीड से जा रहा था, अब उसने एक और कम कर दिया तो कितनी की हो गई? तो पहले 15 की रही होगी, अब 14 की स्पीड हो गई। तो आप बताओ कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और ठीक वैसे दूरी भी हम कवर करेंगे, है ना? अगर मान लो कि हम ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो ज़्यादा दूरी कवर करेंगे और कम स्पीड से चल रहे हैं तो कम दूरी कवर करेंगे। तो मान लिया कि इतनी दूरी कवर करती है और बाद में इतनी करती है, इन दोनों का अंतर निकालो। तो हमारे हिसाब से 15 और 14 एक अंतर और क्वेश्चन के हिसाब से 10 किलोमीटर का अंतर, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब एक की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू आप बताओ क्या होगा? तो 15 गुणे 10 यानी कि 150 और इधर अगर करना चाहें तो 140। यानी कि पहले वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, अब वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो रोहन है। ठीक है, अब देखो कह क्या रहा है कि 30 घंटे में पूरी कर सकता है। अब 30 घंटे में करता है, हमें बताना है चाल। तो हमें फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे में टाइम यानी कि समय। तो देखो चाल बताना है, दूरी तो पता है, समय कितना देख रखा है, तो समय यहाँ पर 30 घंटे है तो आप 30 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देख लो आप, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना एनटीपीसी में तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं 52 बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 243 का स्क्वायर भागे 27 का स्क्वायर और ऐसे करके ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले आप देखो, ये कहीं ना कहीं इसको कट रहा होगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया होगा। तो देखो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं केवल इतने को। तो 243 और स्क्वायर है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूं, 243 बटे में क्या है 27, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर तो मैं दो बार लिखता हूं इसको, ये 27। अब आप इसको काट सकते हो, जैसे 9 त्रिया 27 और 9 दुनिया 18 और यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सते 63, 27 हो गया। तो देखो ये 27 ये वाले 27 से कट गया। अब ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, यानी कि इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन आ गया हमारे पास 81 आया। इसको हटा कर लिख देता हूँ 81। तो ये पूरा हो गया 81 गुणे में 6 और भागे में बचा क्या 18 बचा हमारे पास। तो अब आप भाग दे दो, तो मैं कहता हूँ 81 गुणे में 6 और भागे करेंगे 18, 9 से काटेंगे 9 दुनिया 18 और 9 नन्या 81 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिनिया 6, यानी कि जो हमारे पास बचा 9 गुणे में 3 बचा बराबर 9 त्रिया 27 हो जाएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक, यानी जितने भी विधेयक आते हैं सभी की बात हो रही है, डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। यानी कि जब लास्ट में कौन अनुमोदित करता है तभी वो चीजें लागू होती हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो जब तक साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में अगर पास हो भी गया तो राष्ट्रपति की साइन होना भी जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं,
तो मैं वैसे ही काम करो आप, राष्ट्रपति की शक्तियाँ मैं बता देता हूँ। देखो जितनी भी डिफेंस होती हैं, तो अंतिम जो निर्णय लेना होता है, राष्ट्रपति ही लेता है लास्ट में। और अगर कहीं पर आपातकालीन स्थिति कुछ भी लगाना है, तो राष्ट्रपति ही करेगा। समझ में आया? तो सर्वोच्च सेना का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है, वो कम से कम कितने साल होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में कार हैव व्हील्स को ऐसे करके लिखा जाता है और व्हील आर को ऐसे लिखा जाता है। तो बताना है व्हील्स कार का कोड क्या हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप इनमें कॉमन ढूंढा करो। देखो जैसे कॉमन, कार हैव व्हील्स ये लिखा गया है मान लिया, और देखो व्हील्स व्हील्स, यहाँ पर व्हील्स आ रहा है, यहाँ पर व्हील्स आ रहा है, इसका मतलब इनमें और इनमें कुछ कॉमन होगा। तो देखो एम यू कॉमन है, यहाँ भी एम यू है और यहाँ भी एम यू है, यानी कि जो व्हील्स है, ये व्हील्स में लिख देता हूँ। व्हील्स का मतलब क्या हो गया कि ये एम यू इसका कोड हो गया व्हील्स का मतलब। अब देखो एम यू ये तो पता हो गया कि ऑप्शन ए सही होगा या तो तीसरा सही होगा। अब हमें ये भी तो देखना है, क्या देखना है? कार का कोड क्या होगा। तो अब आप कार ढूंढो। तो देखो मैं इसको हटा के थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो कार का ढूंढते हैं, तो कार यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ चीज कॉमन होगी जहां पर और कहीं पर कार लिखा रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें और इसमें देखो, तो देखो कार है और यहाँ पर हैशटैग है, यहाँ पर भी हैशटैग, यहाँ भी कार है, यानी कि कार का मतलब क्या हो गया? हैशटैग हो गया है। तो देख लो एम यू और हैशटैग, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना है कि इनमें ये देखा करो कि कौन सा वर्ड जो कॉमन है। जैसे देखो यहाँ पर कार कॉमन है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर भी कार कॉमन है, तो इनमें इनमें कार कार मिल रहा है, तो इनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है? बस वही जो कॉमन होता है उसी का कोड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने यानी कि डिवाइड करने पर प्राप्त होता है, यानी कि आंसर क्या आएगा? तो देखो 10.53 लिखा हुआ है और भागे में क्या है? 0.09। तो देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद दो डिजिट, जैसे 1 2, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, तो इसका मतलब सेम सेम डिजिट का गैप है, तो ये हटा दो पूरा का पूरा, यानी कि पॉइंट को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कहेंगे 10.53 और क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 9 से काटते हैं तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, एक बचा, 9 एक कम 9 फिर आएगा और यहाँ पर बचेगा 6, तो हो जाएगा 63, तो 9 सत्ते 63, 117 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ये कहाँ पर है? तो मारियाना खाड़ी, यानी कि मारियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा आपने, और ये कहाँ पर है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मारियाना ट्रेंच के बारे में आप जरूर बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लगातार मैंने आपको बताया है कि जितने भी सेट पूछे गए थे पिछली बार एनटीपीसी में, उनमें से कम एक शिफ्ट छोड़कर, एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 10 शिफ्ट हुई है तो 5 शिफ्ट में कम से कम ऐसे जरूर पूछे गए हैं जिनमें फुल फॉर्म पूछ लिया है। जैसे देखो एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बस ये सब तो दिमाग लगाने के लिए दिया है कि आप फंस जाओ, सिर्फ आपको ये देखना है एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, याद रखना आप। एम से क्या हो जाएगा? मोनोपोलिटीज, और आर से रिस्ट्रिक्टिव, और टी से ट्रेड, एंड पी से क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस एक्ट। बस ये याद रखना। यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो देखो कितने लोग हैं? 3 लोग, तो तीनों को आप जोड़ दो, ए प्लस बी और सी। कितने लोग हैं उनसे भाग दे, तो 3 लोग तो 3 से भाग, 4 होते तो 4 से भाग देते, 5 होते तो 5 से। ठीक है, सबको जोड़कर बराबर कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 22 वर्ष, यानी कि 22 हो जाएगा। अब आप 3 को इधर भेजेंगे तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी और प्लस का सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 3 6, 66 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा कह रहा है बी और सी की औसत आयु, यानी कि बी प्लस सी जो दिया है बटे में 2 करेंगे, क्योंकि बी और सी 2 डिजिट हैं, तो 2 से जैसे 3 में भाग दिया, अब की बार हम 2 से भाग देंगे। अब 2 गुणे 25 हो जाएगा, तो वहां चला जाएगा। यह शॉर्टकट आप समझ लो, जितने लोग हों
उतने से गुणा करार दिया करो उसकी औसत आयु। जैसे 3 लोग ए बी सी तो 3 से गुणा 22 में, जैसे बी सी 2 लोग तो 25 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो बताना क्या है, ए की आयु वो भी 9 साल बाद। तो आप बताओ कि बी और सी कॉमन है, ए की वैल्यू बतानी है, तो 66 में से 50 हटा दो आप, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 66 माइनस का 50। ये कैसे आया, तो इन दोनों का डिफरेंस, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन सेकंड। ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब कह रहा है यहाँ पर कि 9 साल बाद, तो आप बताओ कि अगर आप 16 साल के आज हैं तो 9 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो 9 जोड़ दीजिए, 16 9 हो जाएगा 25। बस उत्तर सही वाला हो जाएगा 25, चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। आप नंबर लेके भाग जाएंगे और सिलेक्शन भी आप ले लेंगे। ठीक है, आगे देखो, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएस एफडीए ने पहली वैक्सीन डेंग वैक्सीन यानी कि डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये है डेंगू। हालांकि देखो यहाँ पर नाम भी इससे मिलता जुलता है, डेंग वैक्सीन, तो आप अंदाजा भी लगाना चाहें तो शायद आपका तुक्का सही भी हो सकता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में जरूर देख लेना जो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती हैं, जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां होती हैं, या कोई दवा है जो चर्चा में आ गई किसी कारणवश, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन पर जरूर आप नजर बना के लेना। यानी कि करंट में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, बस यही होता है करंट अफेयर। ठीक है, क्या क्या घटनाएं कहाँ हो रही हैं, चलिए देखते हैं अगला। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। मैंने आपको अभी पूछा था, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि मैंने पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितने साल की होती है, यानी कि कितने साल के अगर आप हो गए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, पंचायत सदस्य के लिए। तो अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। 21 से ज्यादा या उससे भी, 21 कम से कम हो, उससे आगे कुछ भी हो। आगे देखते हैं, और देखो यहाँ पर पंचायत की बात हो रही है, तो कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होता है, यह भी याद रखना। ठीक है, आपके गांव में किस नाम से जानते हैं, जैसे मान लो सरपंच नाम से जानते हैं, बाकी किस नाम से आपके गांव में जानते हैं प्रधान को, आप जरूर बताना है एक बार। ठीक है, देखते हैं किसके यहाँ से क्या बोलते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि जब आप आंसर देते हैं उसका, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त हैं पढ़ रहे हैं, जैसे आप ही लोग पढ़ रहे होंगे, तो कोई आंसर बताएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको भी नॉलेज हो जाएगा, आपको भी जानकारी हो जाएगी उस बात की, है ना। यानी कि हर किसी को सारी चीजें नहीं आ रही होती हैं, इसलिए क्या होता है, कोई कमेंट में बताएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से नहीं था। देखो कितना कठिन करा कि नहीं था, तो देखो भगत सिंह जो थे वो काकोरी कांड से नहीं संबंधित थे, वो तो असेंबली में बम फेंका था उन्होंने, तब उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, सुखदेव सिंह और भगत सिंह और एक लोग और थे, मुझे याद है लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा वो बताना। ठीक है, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई थी, तो आप समझ गए। और देखो काकोरी कांड मैंने बताया है, पिछले पार्ट में ही बताया है, डिटेल से बताया था कि कहाँ पर हुआ था, जितने भी ऑप्शन थे सब कुछ समझाया था। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा है तो एक बार आप बताना कि आपको पता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें भी पता हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे, हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इसको घोषित किया था दोस्तों यूनेस्को ने, क्योंकि यूनेस्को ही घोषित करता है इन सब चीजों को, विश्व विरासत में किसको लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर देख लो आप, अगर आप कहेंगे एक वर्ड लिखा हुआ है WHO। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, अप्रैल में 1948 में। इसको आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, आप बताना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, और देखो ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना कि हर एक सेट पे पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें आ सकता है या नहीं, तो सकता वाली कोई बात ही नहीं है, हर सेट पे ये क्वेश्चन आते हैं कि उनमें से 4 दिए गए हैं, उनमें से 3 एक जैसे हैं, एक कोई अलग है। हो सकता है कोई नंबर सीरीज दे दे, या हो सकता है कोई वर्ड दे दे, जैसे यहाँ पर उसने वर्ड दे दिया है, तो इनमें से एक अलग कौन सा है, इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, क्योंकि आप में से कुछ जो हमारे दोस्त लोग थे वो कह रहे थे कि सर आप पूरा क्वेश्चन कभी कभी नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ देता हूँ, उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, यानी कि 3 तो ठीक है एक ही जैसे हैं लेकिन एक अलग है उनमें से।
अलग यानी कि असंगत का चयन करिए। ठीक है भाई, तो नमकीन भी होता है स्वाद, खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, लेकिन स्वादिष्ट कोई स्वाद नहीं होता है। ये तीनों के तीनों स्वाद हैं, लेकिन स्वादिष्ट इसका स्वाद नहीं है कोई। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी देखो 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। और इसके पहले मैंने बताया था वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले ही बताया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर WHO पूछा जाता तो ये सही हो जाता ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये डेट भी आप याद रखना, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसे पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे जो पूछे गए थे। और इस एनटीपीसी जो आप कर रहे हैं ना, ये वाला पेपर एनटीपीसी, इसमें भी पूछे गए थे कई सारे, लेकिन ग्रुप डी में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन कि मतलब देखो, जैसे दे देगा इसमें 7 अप्रैल 1948 और इसमें डेट सेम देते हैं और आगे चेंज कर देगा 7 मई 1948, 8 मार्च 1948 ऐसे करके। या फिर क्या करेगा कि सब में ये दे देगा सेम 7 अप्रैल 7 अप्रैल सब में, लेकिन ये चेंज कर देगा सन। तो सन वाला तो हम याद कर लेते हैं कि 1948 में हुआ था, लेकिन अगर ये दे दिया ना तो आप फंस जाएंगे। जैसे मान लो कह देगा 7 मार्च 1948, 7 फरवरी 1948, तो आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे मंथ तो दिक्कत नहीं हो जाएगी आपके लिए। तो ये भी याद रखना आप, 7 अप्रैल 1948। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहा है? तो वो फिनलैंड। देखो फिनलैंड जो है वो उसका हिस्सा नहीं रहा है बिल्कुल भी। बाकी सारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जॉर्जिया, रूस, मालदीव, ये सारे के सारे इसके हिस्सा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, 4 शब्द एक समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है। देखो घूम करके फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब ये चेंज कर दिया है। असंगत का चयन करिए, इनमें से जो अलग है हमें ये बताना है। तो देखते हैं, गैप देखो इसमें, एन के बाद आ रहा है, जैसे एन के बाद क्या आएगा? ओ, एन के बाद आएगा एम एन, में से क्या आएगा? ओ पी क्यू, और फिर आएगा इसके बाद आर। ठीक वैसे आप देखो, पी के बाद टी, जैसे क्यू आर एस का गैप करके टी दिया है, वैसे ए के बाद ई, तो बी सी डी और ई दिया है। वैसे यहाँ पर सी के बाद देखो डी ई एफ, तो आ गया होगा जी। यानी कि ये तो ठीक है, सब में सेम दिया है, ठीक है। लेकिन अब इनकी मैचिंग करते हैं। ए से डी कितने का गैप है? तो आप कहेंगे बी सी 2 का गैप है। अब देखो डब्ल्यू एस में से देखो एस डब्ल्यू उल्टा लिखा गया है, तो इसके बाद क्या आता है? टी यू वी, फिर डब्ल्यू आएगा, और इसके बाद देखो क्यू के बाद यू, क्यू के बाद क्या आता है? आर एस टी, फिर यहाँ आएगा देखो यू आएगा, तो देखो यू आ गया इस पे। और एल के बाद पी, देखो एल के बाद आएगा यहाँ पर एम एन ओ, और फिर आएगा पी, तो देखो पी आ गया है। तो गलती कहाँ पर है? इन सब में 3-3 का गैप है, पीछे की तरफ से लिखा गया है ये वाला ये, लेकिन यहाँ पर आप देखो ए के बाद डी आया है, ये तो उल्टा लिखा गया फिर इसके हिसाब से, और 2 का केवल गैप है। तो बस यही अलग हो जाएगा, हमारा पहला ही वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप इसका गुणा कराने बैठोगे ना तो आपका पेपर भी छूट जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। इसका स्मार्ट तरीका आप समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। आप इधर देखो, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों के बीच में गुणा लगा है। अगर मैं इन दो इसको 394 को मान लेता हूं ए, इंटू में ए, अब देखो प्लस का 2 इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं गैप कर देता हूँ, बाद में होगा प्लस। यहाँ देखो ये और ये सेम लिखा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ए मानता हूँ 394 को, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो बी इंटू में बी हो जाएगा। अब इधर देखो प्लस लगा है, लगा दो। 2 इंटू में ए की जगह पे क्या रखना है? 394, तो देखो ये ऑलरेडी दिया है, तो ए हो जाएगा। इंटू में बी, बी की जगह में 106, तो देखो 106 आ रहा है, यानी कि बी। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं? आपको आसान बताने के लिए। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन आप एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। मैं अभी बताऊंगा कहाँ से आपको एग्जाम हॉल में करना है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो देखो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको a मानते हैं और इसको मानते हैं b, तो दोनों को जोड़कर स्क्वायर करा दो। यानी कि मैं इसको हटा दूं, चलो अच्छा मैं आगे ही लिख देता हूँ, 394
प्लस बी का मतलब 106 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। जोड़िए पहले इनको, 6 4 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 जीरो थे, 2 और आ जाएंगे, ये और ये हो जाएगा। तो 25 लिखकर 4 जीरो लगा दो आप। तो कहाँ पर है 4 जीरो? चौथा ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है जिसपे सारे दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इसरो ने आईआरएस डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। तो वो करी थी AGEOS ने करी थी, लेकिन ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। जो हाल ही में इसरो संबंधित कोई मान लो यान है, कोई छोड़ा जाना है तो प्रक्षेपण होना है, तो वो जरूर आप याद रखना क्योंकि ये सब जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कह रहा है, क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं अगर नहीं आ रही होगी ट्रिक, लेकिन इसको समझते हैं कैसे। एक धनराशि 8 साल में यानी कि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये आप लिखेंगे n1 की पावर t2। अब ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। n2 की पावर t1। अब देखो, n1 का मतलब होता है कि कितने गुना हो रहा है। पहली बार में कितना गुना हुआ? 2 गुना, और दूसरी बार में 4 गुना। तो पहले n1 की वैल्यू हो गई 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 हो गया। t2, t2 का मतलब पूछा गया है कितने साल में होगी, तो हमें t2 को t2 ही लिख दो। अब देखो n2, n2 मतलब दूसरा वाला गुना कितना हो रहा है? ये हो रहा है 4 गुना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो T1, T1 कितना है? तो T1 लिखा है यहाँ पर कितने साल में? 8। ये तो देखो T1 का मतलब 8 साल और दूसरा साल निकालना है T2, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 8। बात क्लियर है? अब देखो बेस सेम करते हैं, तो 2 की पावर T2 लिखा है, इसको भी 2 की पावर कर दो, तो आप कहेंगे 2 की पावर हो जाएगा, भाई 2 गुणे 2 4 होता है, तो 2 की पावर ये था, बाहर आ गया और 8 पहले से था। तो आप देखो ये 2 से ये 2 तो हट गया कंपेयर करने पर, तो T2 की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आएगी बराबर में 2 अट्ठे 16, ये वाला। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 साल। तो ऑप्शन नंबर यही वाला तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। दोस्तों, आज की वीडियो किसी कारणवश यहीं रखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा आज कम है, तो इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ। अगली पार्ट जो आएगी इसमें एडजस्ट कर देंगे हम बाकी सारे बचे हुए आपके टाइम को। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। जितने भी प्रीवियस ईयर हो गए हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, सारे के सारे हम करवा चुके हैं और अभी करवा भी रहे हैं। बहुत सारे जो बचे हुए पेपर हैं उनको भी करवा रहे हैं और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने पर। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एएलपी टेक्नीशियन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ग्रुप डी की अलग, एनटीपीसी की अलग मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोग की डिमांड रहती थी कि सर वहाँ रेलवे स्टेशन जाइए, बात करिए उनसे, कैसे वो पढ़ाई करते थे, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, सैलरी क्या होती है, क्या काम करना पड़ेगा। तो वो इंटरव्यू भी हमने वहाँ जाकर बहुत सारे लिए हैं। तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आप हमने बना दिया है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा जाके रेलवे इंटरव्यू के नाम से। साथ ही साथ आप में से बहुत से लोगों की दिक्कत रहती है कि सर मैथ की वीडियोस भी कराया करिए, तो हमने मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और बहुत जल्द ही हम अब वीडियो शुरू करने वाले हैं जिसमें एक मैराथन हुआ करेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ के पूछे गए थे वो हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसी दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि सर आप मैथ की भी करवाया करिए जिसमें कंप्लीट केवल मैथ के प्रीवियस ईयर हों। तो ज़रूर हम इस बात को भी ध्यान देंगे। तो दोस्तों, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।